मरकरी प्रोग्राम की हार के बाद अमेरिका ने स्पेस में एक से ज़्यादा एस्ट्रोनॉट्स को एक ही स्पेसक्राफ्ट में ले जाने और ऑर्बिट में डिवाइसेस की जांच पड़ताल के लिए जनवरी 1962 में प्रोजेक्ट जेमिनी लॉन्च किया। ये प्रोग्राम मरकरी और अपोलो प्रोग्राम, जिसका आगे मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊंगा कि इनके दरमियान एक ब्रिज के तौर पर डिज़ाइन किया गया था। और इसी प्रोग्राम में ही अमेरिका ने इंसान को स्पेस में वॉक करवाने का भी प्लान किया था। इसके मुकाबले में सोवियत यूनियन ने वोस्टोक प्रोजेक्ट की 6 फ्लाइट के बाद के बचे हुए कंपोनेंट से वोस्कोड प्रोग्राम का आगाज किया, जिसमें उन्होंने पहला स्पेसक्राफ्ट वोस्कोड 1 अक्टूबर 1964 को लॉन्च किया, जो सोवियत यूनियन का 7वां और दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट था, जिसमें 3 कॉस्मोनॉट सवार थे जो कामयाबी से ज़मीन के ऑर्बिट में पहुंचे और वापस भी आए। और इसके बाद दोबारा मार्च 18, 1965 में सोवियत यूनियन ने वोस्कोड 2 लॉन्च किया, जिसमें सोवियत कॉस्मोनॉट अलेक्सी लियोनोव ने एक स्पेस कैप्सूल को छोड़कर 12 मिनट तक स्पेस वॉक की। और अमेरिका ने इस मिशन के 3 माह बाद जेमिनी 4 लॉन्च किया, जिसमें अमेरिकन एस्ट्रोनॉट एडवाइट ने तकरीबन 23 मिनट तक स्पेस वॉक की। लेकिन सोवियत यूनियन ने इस प्रोग्राम में भी स्पेस में एक से ज़्यादा एस्ट्रोनॉट्स को भेजकर और स्पेस वॉक करके उसे हरा दिया था। और अब स्पुतनिक की कामयाबी के बाद सोवियत यूनियन ने 1958 में ही अपना रुख चांद की तरफ मोड़ लिया था और चांद पर रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट भेजने के लिए लूना प्रोग्राम का आगाज किया। कोरोलीव ने इसके लिए R7 रॉकेट को अपग्रेड किया ताकि वो चांद पर 400 kg तक पेलोड भेज सके। और अमेरिका ने इसके लिए 1958 में पायनियर, 1959 में रेंजर और 1961 में अपोलो प्रोग्राम का आगाज किया। इन प्रोग्राम में स्पेसक्राफ्ट को 6 किस्म के मिशन के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिसमें इम्पैक्टर चांद की सतह को हिट करने के लिए, फ्लाईबाइज चांद के ऑर्बिट में दाखिल हुए बगैर चांद की पिक्चर लेने के लिए, सॉफ्टलैंडर चांद पर सॉफ्टली लैंड करने के लिए, ऑर्बिटर चांद के ऑर्बिट में गर्दिश करने के लिए, रोवर्स व्हील्स गाड़ियों को चांद पर लैंड करवाने के लिए, और सैंपल रिटर्न चांद के सैंपल वापस ज़मीन पर लाने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। तो सबसे पहले देखते हैं इम्पैक्टर। जिस तरह ज़मीन के ऑर्बिट में पहला सैटेलाइट सोवियत यूनियन ने भेजा, इसी तरह चांद पर भी पहली एंट्री सोवियत यूनियन ने ही अपने नाम की, जो लूना 2 इम्पैक्टर स्पेसक्राफ्ट था, जिसने सितंबर 1959 में चांद को कामयाबी से हिट किया। और ये इंसान की बनाई हुई पहली चीज़ थी जो सबसे पहले चांद पर पहुंची। और इसके मुकाबले में अमेरिका ने 5 साल बाद जुलाई 1964 में रेंजर 7 लॉन्च किया था, जो चांद की सतह पर हिट हुआ। इस मिशन में सोवियत यूनियन का 1 और अमेरिका के 3 सैटेलाइट चांद पर हिट हुए। इस मिशन में भी सोवियत यूनियन ने अमेरिका से पहले लूना 3 लॉन्च किया, जिसने पहली बार फार साइड ऑफ द मून की पिक्चर क्लिक की। ये चांद का वो हिस्सा है जिसे हम ज़मीन से नहीं देख सकते। इस मिशन में अमेरिका का सिर्फ 1 पायनियर 4 और सोवियत यूनियन के 4 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुए। अमेरिका का पायनियर 4 12 कोशिशों के बाद पार्शियली तौर पर कामयाब हुआ था, क्योंकि ये चांद के 60,000 किलोमीटर के फासले से गुजरा था, जो इमेज स्कैनर के काम करने के करीब नहीं था। इसलिए ये चांद की पिक्चर तो ना ले सका, लेकिन ये ज़मीन की ग्रेविटी से बचने वाला और हीलियोसेंट्रिक ऑर्बिट में दाखिल होने वाला पहला अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट बन गया था। मज़ीद इसके रेडियो ने ज़मीन से तकरीबन 6.5 लाख किलोमीटर के फासले पर इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की, जो उस वक़्त के इंसान के बनाए हुए किसी भी ऑब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा ट्रैकिंग डिस्टेंस था। सॉफ्ट लैंडिंग में भी सोवियत यूनियन अपने हरीफ से एक कदम आगे रहा। उसने फरवरी 1966 को लूना 9 लॉन्च किया। और इसी साल ही अमेरिका ने भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए सर्वेयर प्रोग्राम का आगाज़ किया और लूना 9 के मुकाबले में सर्वेयर 1 लॉन्च किया, जो कामयाबी से चांद पर लैंड हुआ। और यह अमेरिका का पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने किसी सेलेस्टियल बॉडी पर सॉफ्ट लैंडिंग की। इसमें सोवियत यूनियन के 2 सॉफ्ट लैंडर चांद के ओशियनस प्रोसीलरम यानी ओशियन ऑफ स्टॉर्म पर लैंड हुए और अमेरिका के 5 सर्वेयर क्राफ्ट चांद पर लैंड हुए। इस प्रोग्राम में अमेरिका के 7 स्पेसक्राफ्ट लैंड हुए थे, लेकिन इनमें से 2 लैंडिंग के बाद डिस्कनेक्ट हो गए थे, इसलिए ये 2 क्राफ्ट अनसक्सेसफुल ही कहलाए गए। ये 7 स्पेसक्राफ्ट अब भी चांद पर मौजूद हैं। इसमें सर्वेयर 3 के कुछ पार्ट्स अपोलो 12 का अमला ज़मीन पर वापस लेकर आया था, जो 1969 में चांद पर उतरे थे। और अब इसका क्राफ्ट कैमरा वाशिंगटन डीसी के नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम में डिस्प्ले के लिए रखा गया है। सर्वेयर प्रोग्राम से पहले ये मालूम नहीं था कि चांद की डस्ट कितनी गहरी थी। अगर चांद की डस्ट बहुत गहरी होती तो कोई भी इंसान चांद पर नहीं उतर सकता था। इसके लिए सर्वेयर स्पेसक्राफ्ट अपनी लैंडिंग साइट का अंदाज़ा लगाने के लिए अपने साथ रोबोटिक बेलचे लेकर गए थे,
जिससे चांद की मिट्टी की गहराई का अंदाज़ा लगाया गया था, जिसने ये इंडिकेशन दिया कि चांद पर इंसान की लैंडिंग मुमकिन है। सोवियत यूनियन के इस मिशन में 7 और अमेरिका ने 9 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए, जो चांद के ऑर्बिट में कामयाबी से गए। इसमें भी सोवियत यूनियन ने अमेरिका से पहले लूना 10 लॉन्च किया था। 1969 और 1977 के दरमियान सोवियत यूनियन ने चांद पर रोबोटिक व्हीकल्स को चलाने के लिए लूनोफोर्ट सीरीज का आगाज किया। इस सीरीज में चांद में पहली दफा रिमोट कंट्रोल व्हील्स वाली गाड़ियां चलाई गईं। उसने इस मिशन में भी अमेरिका से पहले लूना 17 नवंबर 1970 को लॉन्च किया। लूना 17 ने 322 दिनों में 10.5 किलोमीटर का सफर किया और 20,000 से ज्यादा टेलीविजन इमेजेस और 206 हाई रेजोल्यूशन पैनोरामास पिक्चर्स वापस की। और दूसरा रोवर लूना 21 था, जिसने 20,000 टेलीविजन और 86 पैनोरामास पिक्चर्स ली और मिट्टी के सैकड़ों मैकेनिकल और कीमियाई सर्वे किए। और इसके मुकाबले में अमेरिका ने 1961 से पहले कोई भी रोविंग प्रोग्राम शुरू नहीं किया था। लेकिन यूरी गैगरिन की फ्लाइट के बाद अमेरिका ने कुछ बड़ा करने का प्लान किया, जो सोवियत यूनियन को भी हैरान करे, क्योंकि गैगरिन की फ्लाइट से पहले प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी पायलट स्पेस प्रोग्राम को ना होने के बराबर पसंद करते थे। लेकिन गैगरिन की फ्लाइट ने उसे चेंज कर दिया और सोवियत लूना प्रोग्राम की पार्शियली कामयाबी के बाद मून मिशन की कामयाबी के लिए अमेरिका पर उसकी पब्लिक का बहुत ज़्यादा दबाव था, क्योंकि अमरीकी मिशन की नाकामियां मुकम्मल तौर पर पब्लिक थी और अब कैनेडी को सोवियत बर्तरी पर अमरीकी अवाम की तरफ से जिल्लत और खौफ का एहसास भी हुआ। मजीद क्यूबा में बे ऑफ पिग्स का हमला, जिसमें यूएस फोर्सेस की ज़बरदस्त नाकामी की वजह से कैनेडी की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनी। सियासी चेहरे को बचाने के लिए किसी चीज़ की तलाश में उसने अप्रैल 20, 1961 को वाइस प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन को एक मेमो भेजा, जिसमें जॉनसन से पूछा गया कि क्या कोई स्पेस प्रोग्राम है जो ड्रामेटिक रिजल्ट का वादा करता हो, जिससे हम सोवियत यूनियन को हरा सकें। उस वक्त 2 बड़े ऑप्शन थे, पहला ज़मीन के ऑर्बिट में स्पेस स्टेशन बनाना या चांद पर इंसान की लैंडिंग। जॉनसन ने चांद पर लैंडिंग को सजेस्ट किया और कैनेडी ने अपोलो प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का फैसला किया। और मई 25, 1961 को कैनेडी ने कौमी ज़रूरियात पर कांग्रेस को एक खुसूसी पैगाम में इंसान को चांद पर लैंडिंग की तजवीज़ पेश की और इस मिशन के लिए फंड प्रोवाइड करने की दरख्वास्त की। To provide the funds which are needed to meet the following national goals. First, I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. और इसी प्रोग्राम में ही अमेरिका ने रोविंग व्हीकल्स चांद पर लॉन्च की थी, जिसमें पहला अपोलो 15 था, जो जुलाई 1971 को लॉन्च हुआ। इस प्रोग्राम में सोवियत यूनियन के 2 और अमेरिका के 3 रोवर चांद पर गए। अमेरिका के अपोलो रोवर्स ऑन एवरेज 30 किलोमीटर चांद पर चले, जो सोवियत यूनियन से काफ़ी ज़्यादा थे। इस प्रोग्राम में अमेरिका सोवियत यूनियन से आगे निकल गया था, क्योंकि उसने अपोलो 11 जुलाई 1969 को कामयाबी से लॉन्च किया, जिसमें पहली बार 2 एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बुज़ एल्ड्रिन चांद पर भेजे गए। और कैनेडी का मकसद उस वक्त पूरा हुआ जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बुज़ एल्ड्रिन ने चांद पर अपना लूनर मॉड्यूल उतारा और चांद की सतह पर चले। लेकिन कैनेडी इस वक्त को देखने के लिए जिंदा नहीं रहे, क्योंकि उनका 1963 में टेक्सास में मर्डर कर दिया गया था। बहरहाल नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर चलने वाले पहले इंसान बन गए और आर्मस्ट्रॉन्ग और उसका अमला दुनिया भर की मशहूर शख्सियात बन गए थे। अगरचे साजिशी नज़रियात इस बारे में हैं कि चांद पर उतरना एक धोखा था, लेकिन 500 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस तारीखी वाक़े को देखा, जिसे टेलीविज़न पर ब्रॉडकास्ट किया गया था। अपोलो मिशन में बाद में आने वाले 5 स्पेसक्राफ्ट में भी एस्ट्रोनॉट को चांद पर उतारा। इन 6 स्पेस फ्लाइट्स ने ओवरऑल 382 किलोग्राम चांद की मिट्टी और पत्थर ज़मीन पर वापस लौटाए, जिससे चांद के स्ट्रक्चर और जियोलॉजिकल हिस्ट्री को समझने में बहुत हेल्प मिली। चांद से जमा किए गए पत्थर ज़मीन पर पाए जाने वाले पत्थर के मुकाबले में बहुत पुराने हैं। चांद की डार्क साइड, जिसे लूनर मारिया कहते हैं, और हाईलैंड क्रस्ट से जो बसाल्टिक सैंपल्स मिले हैं, उनमें मैग्नीशियम भारी मकदार में पाया गया है, जिससे उनकी उम्र 3 से 4.5 बिलियन ईयर्स का अंदाज़ा लगाया गया है। ये हमारे सोलर सिस्टम की डेवलपमेंट के इब्तदाई दौर के सैंपल्स की नुमाइंदगी करता है, जो ज़मीन पर ज़्यादातर गायब हैं। आज चांद के 75% सैंपल 1979 में बनने वाली लूनर सैंपल लेबॉरेटरी फैसिलिटी में महफूज किए गए हैं।
سوویت یونین نے اس مشن میں اپنا پہلا سیمپل ریٹرن کرافٹ لونا 16 سپٹمبر 1970 کو اپولو 11 کے 14 ماہ بعد لانچ کیا۔ اس میں سوویت یونین کے 3 اور امریکہ کے ٹوٹل 6 اسپیس کرافٹ لانچ ہوئے۔ سوویت یونین کے یہ 3 اسپیس کرافٹ 301 گرام چاند کی مٹی زمین پر واپس لائے تھے۔ مون مشن میں سوویت یونین کے ٹوٹل 19 اور امریکہ کے 27 اسپیس کرافٹ کامیاب ہوئے۔ اس مشن میں اوورال اگر دیکھا جائے تو امریکہ جیت گیا تھا، لیکن 5 مشن میں سوویت یونین نے امریکہ سے پہلے اسپیس کرافٹ لانچ کیے، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ سوویت میزائل ٹیکنالوجی میں کتنا آگے تھا۔ سوویت یونین کے ان پہلے جانے والے سیٹلائٹ نے چاند کی انفارمیشن کے پہلے کام کو انجام دیا، جیسا کہ چاند کا ٹیمپریچر، گریوٹی، کیمیکل کمپوزیشن اور ریڈیشن وغیرہ۔ اور اپولو مشن میں 9 اسپیس فلائٹس اور 24 ایسٹروناٹس کو چاند کے آربٹ میں یا چاند پر لے جایا گیا۔ ان 24 آدمیوں کے علاوہ کوئی بھی انسان زمین کی لو آربٹ سے آگے نہیں گیا، اور نہ ہی کوئی عورت چاند پر گئی ہے۔ اپولو نے ہیومن اسپیس فلائٹ کے کئی اہم مائل سٹون طے کیے۔ یہ زمین کے لو آربٹ سے باہر انسانی مشن بھیجنے میں تنہا کھڑا ہے، اور اپولو 11 پہلا اسپیس کرافٹ تھا جس نے انسانوں کو چاند پر اتارا۔ انسانوں کو چاند پر لے جانے کا مشن امریکہ کا ایک ریکارڈ ہے جسے آج تک کوئی بھی نہیں توڑ سکا۔